Hi everyone, welcome back to the channel. This is Ritik and you are watching Due Commerce, my channel. In today's session, we are going to continue accounting wali unit for CVT PG MCOM entrance examination, and in today's session we are going to cover important types of costing. आज हम कवर करेंगे यूनिट कॉस्टिंग को, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. देन वी विल कवर जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड देन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जहाँ से पिछली बार क्वेश्चन आया है, एंड देन वी विल कवर प्रोसेस कॉस्टिंग. एक नटशेल के अंदर चीज़ें कवर होंगी, एफिशिएंट वे के अंदर कवर होंगी, जितनी आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरत है वो चीज़ें कवर होंगी. ठीक है, तो सिट बैक, आराम से अपना नोट्स मेकिंग करना और होपफुली कि 1 आवर के अंदर अपन इसको कवर कर दें. अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चेक इट आउट, वो वाली प्लेलिस्ट जहाँ पे सिलेबस कवरेज की सारी क्लासेस फ्रीली अवेलेबल है. जैसे अभी आप देख सकते हो कि 5th पार्ट हमने डन किया था कुछ ही दिन पहले, एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर another topic. आज हम कवर करेंगे 6th पार्ट. दिस इज द 6th पार्ट. लेट्स गो, लेट्स गेट स्टार्टेड. अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कोई भी यूनिट जो भी आपको सही लग रही है उन्हें कवर कर सकते हो. स्टार्टिंग विद द यूनिट कॉस्टिंग. यूनिट कॉस्टिंग को सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग भी बोला जाता है. नाम से पता चल रहा है वी आर हियर कंसर्न्ड विद अ सिंगल यूनिट. हमें पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, दैट्स इट. ठीक है, तो जनरली जहाँ पर चीज़ें बड़ी स्टैंडर्डाइज्ड हैं, जहाँ पर एक ही चीज़ का होमोजीनियस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी यूनिट की कॉस्ट को हम निकालते हैं, पर यूनिट की कॉस्ट को निकालते हैं, जिसमें यूज़ हम किसको करते हैं, कॉस्ट शीट को करते हैं. एंड कॉस्ट शीट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. तो धीरे धीरे करके जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आए हैं वो बताते चल रहा हूँ मैं, उन्हें नोट डाउन करते जाना. तो सिंगल आउटपुट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि हम एक ही आउटपुट बना रहे हैं, एक ही सिमिलर नेचर का आउटपुट बना रहे हैं. लेट्स से कि चीनी बना रहे हैं भाई, ऑल्दो उसके अंदर प्रोसेस भी काफ़ी जुड़े रहते हैं, लेकिन एक बारी के लिए उसे एज अ पैकेट समझो कि भाई एक पैकेट चीनी का बना रहे हैं. हर एक मतलब बार बार हम प्रोडक्शन कर रहे हैं शुगर की, जो एक पैकेट में हम डालते हैं, तो पर यूनिट उस पर्टिकुलर पैकेट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी है वो निकालने के लिए हम यहाँ पे कंसर्न्ड रहते हैं. तो दिस इज ऑल्सो नोन एज अ सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग एंड यूनिट कॉस्टिंग. इट इज यूज्ड वेयर ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड. जैसे कि अभी हमने बात किया, प्रोडक्ट आइडेंटिकल है, प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कॉन्टिन्यूस हो रहा है, हम रुक नहीं रहे हैं, जैसे कि सीजनल है, वैसा वाला कोई सिनेरियो नहीं है. प्रोडक्शन इज वेरी कॉन्टिन्यूस. कॉस्ट इज कैलकुलेटेड पर यूनिट के बेसिस पे. पर यूनिट की बेसिस की कॉस्ट को निकालने के लिए वी शुड नो टोटल कॉस्ट एज वेल. तो टोटल कॉस्ट भी पता होती है और टोटल कॉस्ट से ही यूज करके हम पर यूनिट की कॉस्ट निकालते हैं. तो जनरली कैसे निकलती है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. तो हमें पूरी की पूरी जो कॉस्ट आई है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आ चुकी है 1 लाख एंड वी हैव प्रोड्यूस्ड कितनी यूनिट्स, लेट्स से 1000 यूनिट्स. तो 1 लाख को डिवाइड कर दो 1000 से, तो वो पर यूनिट की कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी, विच इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़. पर यूनिट की कॉस्ट 100 रुपीज़ है, दैट्स इट. ये होता है यूनिट कॉस्टिंग बेसिक सेंस के अंदर. एग्जाम्पल के तौर पे वी कैन यूज इट इन सीमेंट इंडस्ट्री, ब्रिक इंडस्ट्री, जहाँ पे देखो सीमेंट का क्या मतलब है कि भाई एक कट्टा आ गया, दूसरा कट्टा बना दिया, तीसरा कट्टा बना दिया, यानी कि कट्टे के बेसिस पे वी आर गोइंग टू असर्टेन द कॉस्ट. बेसिक है. फिर ब्रिक इंडस्ट्री है कि पर यूनिट, या फिर हाँ ऐसा बोल सकते हैं कि जो ये एक ब्रिक है वो कितने कॉस्ट पे बनी है. शुगर मिल्स हो गया, स्टील प्लांट्स हो गया, पेपर मिल्स हो गया. कभी कभार क्वेश्चन कंफ्यूज भी कर देता है, क्योंकि ऐसी जगहों पर ऑब्वियसली प्रोसेस कॉस्टिंग भी लगती है, क्योंकि इनको बनाने में प्रोसेसेस का यूज होता है. तो उन्हें कॉम्पोजिट कॉस्टिंग बोला जाता है, यानी कि जहां पर एक से अधिक कॉस्टिंग की टेक्निक को यूज किया जा रहा है. मल्टीपल कॉस्टिंग भी बोला जाता है. ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना. डन. यूनिट कॉस्टिंग के अंदर कोई कस्टमाइजेशन नहीं है, यानी कि कंज्यूमर या फिर बायर आके ये नहीं बोल सकता कि हमें ना ये वाली चीज़ चाहिए तो इसको ऐसे बना के दे दो. नहीं. फॉर एग्जांपल, आपकी बेकरी वाली शॉप है और आपके पास एक कंज्यूमर आया है, एक कस्टमर आया जो कि बोल रहा है कि मुझे ऐसे वाला केक चाहिए, इसके ऊपर ये बना देना, ये लिख देना, ऐसे वैसे करके. तो वो कस्टमाइजेशन है, वो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हम जो चीज़ बना रहे हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड है. ठीक है, होमोजेनियस प्रोडक्ट बना रहे हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं. नो सेपरेट कॉस्ट शीट फॉर ईच कस्टमर, क्योंकि हम सेम ही तो चीज़ बना रहे हैं, तो एक ही कॉस्ट शीट वहाँ पर रहेगी, बट डिफरेंट हो सकती है एज पर द ड्यूरेशन, एज पर द पीरियड. ठीक है, मतलब कॉस्ट शीट पीरियड वाइज बनती है, ऐसा भी बोल सकते हैं. सो ओनली एवरेज कॉस्ट पर यूनिट मैटर करती है यहाँ पे.
और हमें क्या करना पड़ता है, एवरेज कॉस्ट जो है हम हमेशा कोशिश करते हैं, हम यानी कि मैनेजर्स कोशिश करते हैं कि पर यूनिट की कॉस्ट को कम करते जाएं, रिड्यूस करते जाएं, क्योंकि कॉस्ट हमारे लिए तो कॉस्ट ही है ना, लागत है, हमें तो प्रॉफिट से मतलब है। तो जितनी हम कॉस्ट रिड्यूस करते जाएंगे विदाउट इम्पेयरिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, उतना बढ़िया है हमारे लिए, तभी तो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज कॉस्ट, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट से चलने से पहले कॉस्ट शीट के ऊपर छोटा सा इलस्ट्रेशन है। एक सीमेंट इंडस्ट्री बोल लो, फैक्ट्री है, प्रोड्यूसेस 10,000 बैग्स, उसको जो कॉस्ट पड़ रही है ना वो ये पड़ रही है, डायरेक्ट मटेरियल की 5 लाख है, डायरेक्ट लेबर की 2 लाख है, फैक्ट्री ओवरहेड आ गया 1 लाख और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आ गया 50,000 का। इनको जब हमने मिलाया तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई 8,50,000 की। दिस इज द टोटल कॉस्ट। नाउ वी नो दैट कंपनी इज मेकिंग 10,000 बैग्स और टोटल कॉस्ट हमारे पास आई हुई है, तो हम पर यूनिट का या फिर पर बैग की कॉस्ट निकाल लेंगे विच इज कमिंग आउट टू बी 85 रुपीज। आई थिंक 85 ही आनी चाहिए, हाँ 85 ही आ रही है, तो 85 पर बैग की कॉस्ट है। अब देखो हमने कॉस्ट निकाल ली है, तो यूनिट कॉस्टिंग मैनेजर्स को या मैनेजमेंट को किस चीज में और हेल्प कर रहा है कि हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा इस पर्टिकुलर बैग का, सीमेंट के बैग का कितना होना चाहिए, तो वी कैन हमारा प्रॉफिट मार्जिन देख के वी कैन सेट अ सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को भी निकालने में ये मदद करती है यूनिट कॉस्टिंग बेसिक सेंस में। डन। अब कॉस्ट शीट के ऊपर बात करते हैं, वन ऑफ द मेन टॉपिक। यूनिट कॉस्टिंग समझ लिया क्या होता है, अब समझेंगे व्हाट इज कॉस्ट शीट और उसके अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। पहले समझते हैं कॉस्ट शीट है क्या। देखो कॉस्ट शीट एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है अपने को कॉस्ट का, कॉस्ट यूनिट का बोल लो या कॉस्ट सेंटर का बोल लो, ये कॉस्ट यूनिट कॉस्ट सेंटर ये अपन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ये वाला जो सेशन है कॉस्ट अकाउंटिंग का है, वैसे तो अकाउंटिंग वाली यूनिट में बोल रहा हूँ और अकाउंटिंग वाली यूनिट के अंदर सभी यूनिट्स को मैं लेकर चल रहा हूँ जो आपके यूनिट के अंदर दे रखी है, सिलेबस के अंदर दे रखी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी अकाउंटिंग दे रखी है एक यूनिट, एक दे रखी है कॉस्ट अकाउंटिंग, बट आई एम कंसीडरिंग एवरी टाइप ऑफ अकाउंटिंग इन अकाउंटिंग, सिंपल एज दैट। तो अकाउंटिंग के पार्ट्स आएंगे एक से लेके जितनी भी बनेंगे 12 13 14 15 16 17 जितनी भी आएंगे उसमें आप देखते चलना। तो कहने का मतलब ये है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का तो ये आ गया है और एक नेक्स्ट आने वाला है, उसमें हम बेसिक्स करेंगे कि कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, कॉस्ट सेंटर क्या होता है वगैरह वगैरह, वो बेसिक है, वो कवर करेंगे कि ये कवर करेंगे तुम्हारा कॉस्ट अकाउंटिंग डन। उसके अलावा कुछ नहीं आता है सच। वेरिएबल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग वो मैंने ऊपर करवा दी थी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वो मैंने ऊपर करवा दी है, मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इट, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, नहीं दिख रहा क्या, यहाँ नहीं दिख पाएगा आपको है ना, जैसे वेरिएंस एनालिसिस यहाँ पे करवाया हुआ है और इससे ऊपर वाली में करवाया हुआ है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में इतना ही होगा, आज ये वाला होगा और नेक्स्ट सेशन वाला होगा, बस इतना कर लेना, डन है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक्स करने वाले हैं। सो कहाँ पे था मैं, सो इट इज़ द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट सेंटर वगैरह, हमें मतलब बेसिकली टोटल कॉस्ट या फिर पर यूनिट की कॉस्ट निकालने में मदद करती है कॉस्ट शीट। हम बहुत अच्छे से बाइफर्केशन यहाँ पे कर सकते हैं। इट शोज कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट, जैसे कि फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है, प्राइम कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है, कैसे निकाली जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभार पूछ लिया जाएगा कि इनमें से बताओ प्राइम कॉस्ट किसको मिलाकर बनता है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, तो प्राइम कॉस्ट को हम यहाँ पे लिख देंगे P/Q। ठीक है, कैसे पता करेंगे अभी पता करते हैं। तो कॉस्ट शीट किस चीज में मदद करता है, इट हेल्प्स द मैनेजर्स या मैनेजमेंट टू कंट्रोल द कॉस्ट। हमें पता चल जाती है कि पर यूनिट की कॉस्ट ये आ रही है, तो नाउ वी कैन इंप्लीमेंट सच प्रैक्टिसेस व्हिच विल हेल्प अस टू रिड्यूस द कॉस्ट विदाउट इम्पेयरिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट वी आर मेकिंग, है ना। तो मैनेजमेंट को हेल्प करेगा। इट हेल्प्स इन कंपैरिजन एज वेल, क्योंकि हम पीरियड वाइज बनाते हैं, जैसे अभी आपको नीचे दिखाई दे रहा है कॉस्ट शीट ऑफ अवंतिका लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ फेब, तो इसको हम पीरियड वाइज भी कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो कंपैरिजन करने में भी ये हेल्प करता है अपने को। इट गिव्स टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट इन्फॉर्मेशन व्हिच आल्सो हेल्प्स अस। इट आल्सो हेल्प्स इन फिक्सिंग अप द सेलिंग प्राइस एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेक्स्ट इज कॉस्ट शीट के जो कंपोनेंट्स हैं, इसको अब हम कवर करने वाले हैं जल्दी से। लेट्स गो, दिस इज मेन। और मैंने यहाँ पे ना बहुत डीप डाउन करके फॉर्मेट बनाया है, इसको बेसिक सेंस में भी फॉर्मेट कैसे बनता है ना वो दिखा देता हूँ मैं आपको पहले तो, क्योंकि इससे ना बच्चे घबरा जाएंगे। बेसिक सेंस में कैसे बनेगा देखो, बहुत बेसिक है। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, चलो इसको हटा देते हैं, गंदा सा हो रहा है, इसको सही वाला लेकर चलते हैं, ये ले लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और अपने जो डायरेक्ट ओवरहेड्स या डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो आ जाते हैं। इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट बन जाता है। डन। प्राइम कॉस्ट के अंदर
अगर अपन फैक्ट्री रिलेटेड ओवरहेड्स को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाता है, या वर्क कॉस्ट भी इसे बोलते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट बोल लो या वर्क कॉस्ट बोल लो या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोल लो। डन। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, ऐड ये कर दिया, इसके बाद ऐड होगा क्या, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इसको ऐड कर देंगे, हमारे पास निकल कर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। इसमें हम ऐड करते हैं क्या, ऐड और माइनस करेंगे। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे डरना नहीं है अपने को। देखो इसमें हम क्या करेंगे, दो चीजों को एडजस्टमेंट करेंगे, दो चीजों की, प्लस माइनस। प्लस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ, वर्क इन प्रोग्रेस होता है क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये अब चीज आपको ध्यान में रखनी है, समझो मेरी बात को। यहाँ पे रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और अपना फिनिश्ड गुड्स, इन तीनों की एडजस्टमेंट होती है। कहाँ पे होती है बता रहा हूँ, फिनिश गुड्स की देख ली कहाँ हो रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हो रही है। डन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आ गया। इसमें से अपन ऐड ऑन कर देंगे क्या, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को ऐड ऑन कर देंगे। ऐड कर दिया, हमारे पास निकल गई कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में से ऐड कर दोगे प्रॉफिट को, तो ऐड करके प्रॉफिट के बाद सेल्स निकल जाता है। प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस होगा, तो लॉस कर देंगे माइनस, तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, सेल्स निकल कर आ जाएगी, वो भी मैं दिखाऊंगा। ये डिस्टर्ब कर देती है यार ये पेट मेरी। एनीवेज दिस इज डन। हाँ, तो मैं ये बता रहा था आपको कि एक तो यहाँ पे आ गया फिनिश गुड्स का, कहाँ पे हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद एडजस्टमेंट हो रही है। लेकिन यहाँ पे ही ऐड ऑन हो जाता है क्या, यहाँ पे ही ऐड ऑन हो जाता है प्लस माइनस। प्लस हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, माइनस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। डन। और यहाँ पे जो डायरेक्ट मटेरियल है ना, यहाँ पे अपना ओपनिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड ऑन होगा, माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। डन। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस हो रहा है, प्लस में परचेजेस भी यहाँ पे प्लस होंगे और माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये लिख लेना, ये एडजस्टमेंट होती है स्टॉक की। ठीक है, ये टॉपिक था जो कि डन हो चुका है, इजी। अब थोड़ा सा इसके डीप डाउन वाले फॉर्मेट पे आते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं सर इसके अंदर जी। चलो, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, उसके अंदर आ जाएगा हमारे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्लस में ओपनिंग स्टॉक, प्लस में परचेजेस, माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कभी कभार लिखा आता है तो इट इज मेन, इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्लस कर देते हैं, प्राइम कॉस्ट आ जाता है। ठीक है, ये फॉर्मेट बनाना तो नहीं आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा याद रखना है फॉर्मेट। इसमें ऐड कर दोगे फैक्ट्री ओवरहेड को, फैक्ट्री ओवरहेड टोटल वाले ये रहे, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपके पास निकल कर आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट, और इसकी पर यूनिट की हमने यहाँ पे राइट साइड में निकाल के रखी हुई है। सिमिलरली ऐड कर दो इसमें से ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऐड कर दोगे टोटल वाले तो आपके पास निकल कर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सिमिलरली एडजस्टमेंट कर दो फिनिश गुड्स की, आपके पास निकल कर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें से ऐड कर दो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो आपके पास आ जाएगा टोटल मिला के, मतलब प्लस वगैरह करके कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में से या तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को प्लस कर दोगे, लॉस होगा लॉस को माइनस कर दोगे, तो आपके पास निकल कर आ जाएगा सेल्स। ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहती है, ये बैलेंसिंग फिगर होता है जनरली, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, दैट्स इट, ये है आपके पास। और जब भी आपको पर यूनिट की कॉस्ट निकालनी हो तो आप टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे द यूनिट्स दैट यू हैव प्रोड्यूस्ड। बहुत ईजी। डन। ये था पूरा का पूरा यूनिट कॉस्टिंग। बस एक छोटा सा चीज रहेगी, एक चीज रहेगी, वो ये है कि वेस्टेज का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं अपन, वेस्टेज या फिर स्क्रैप का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे यूनिट कॉस्टिंग के अंदर। आओ, एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर हमने कॉस्ट शीट बना दी है, कोई लेजर नहीं बनता यूनिट कॉस्टिंग के अंदर। लेकिन अगर गलती से भी कोई लेजर बनाना चाह रहा हो तो वहां पे फिर क्या बन जाएगा, एक अकाउंट बन जाएगा जिसे बोलते हैं प्रोडक्शन अकाउंट। इजी, डन। लेजर नहीं बनता है यहाँ पे, लेकिन अगर बनाना कोई चाहता है तो प्रोडक्शन अकाउंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कॉस्ट शीट को जब हम लेजर के रूप में लिखते हैं तो वो बन जाती है प्रोडक्शन अकाउंट। सिंपल, खत्म। नाउ
कैसे होगा ट्रीटमेंट वेस्ट एंड स्क्रैप का? देखो, अगर नॉर्मल वेस्टेज है जो कि हमें पता था कि भाई इतना तो होता ही है, तो जो हमारी गुड्स की यूनिट है वही एब्जॉर्ब कर लेती है, वही उसी पे ही चार्ज हो जाता है। ठीक है, जो हमारी यूनिट्स होती हैं वही चार्ज कर लेती है। लेकिन अगर अब नॉर्मल है तो कॉस्टिंग एंड पीएनएल अकाउंट में डाल देते हैं, चार्ज किया जाता है टू कॉस्टिंग एंड पीएनएल अकाउंट। दैट्स व्हाट वी नीड टू रिमेंबर। ठीक है, कभी कभार पूछा जाएगा आप लोगों से कि हाउ वी ट्रीट दिस थिंग। ठीक है, इजी, इतना नोट डाउन करो अच्छे से। हाँ यार, पता नहीं मेरे को तो। पेपर, हाँ पिंक लाइन पे हो शायद से तुम लोग। अभी जाना क्या है तुझे? येलो लाइन? अरे यार, तू वो एक बार डाउनलोड कर लेना नेविगेशन वाली। हाँ तो बस फिर, कोई नहीं, ऐसा दिखाता है वो कभी कभार, एक बार चेक कर ले। हाँ हाँ, इसी में चढ़ के चेक कर ले। चल चल, ठीक है ठीक है। सॉरी गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था मेरे भाई का। चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। डन, इतना डन। यूनिट कॉस्टिंग डन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप था कॉस्टिंग का। अब करते हैं जॉब कॉस्टिंग। अगेन बहुत इजी, बहुत छोटू सी जॉब के बेसिस पर कॉस्टिंग कर रहे हैं अपन। कोई आया कस्टमाइजेबल चीज बनवाने के लिए, दैट इज अ सिंगल जॉब। उसको नंबर दे देंगे कि भाई इस जॉब का नंबर ये है, जॉब परफॉर्म करो। तो व्हाट्स द प्रोसीजर? प्रोसीजर हमारे पास यहाँ पर क्या रहता है ये देखो। इजी प्रोसीजर है। कैसे जॉब कॉस्टिंग डन होती है? एडवांस एस्टिमेशन करते हैं सबसे पहले हम कि भाई इस जॉब की कॉस्ट क्या आ सकती है। एस्टिमेशन कर लिया, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का काम है, कर लिया। उसके बाद वी असाइन जॉब ऑर्डर नंबर कि भाई ये 101 है, 101 जॉब नंबर है इसका। नंबर से असाइन कर दिया, अब शुरू होगी प्रिपेयरिंग प्रोडक्शन ऑर्डर या फिर जॉब ऑर्डर जिसे बोलते हैं। एक पूरा का पूरा परफॉर्मर टाइप ऑफ होता है, उसके अंदर सब कुछ लिखा होता है, कस्टमर नंबर, आईडी, रेफरेंस, ये वो सब चीज़ें लिखी जाएगी। उसके बाद वी विल कलेक्ट दी जॉब कॉस्ट एंड रिकॉर्ड दी जॉब कॉस्ट जितनी भी होंगी। उसके बाद वी विल कंपेयर दी एक्चुअल कॉस्ट इंकर्ड इन दिस पर्टिकुलर जॉब, और जो हमने एस्टिमेट करी थी कॉस्ट उनको हम कंपेयर कर लेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज मैनेजमेंट नीड्स टू टेक डिसीजन टू रिड्यूस द कॉस्ट अगर ज़्यादा आ रही होती है तो। ये बेसिक सेंस में जॉब कॉस्टिंग होती है। कहाँ कहाँ पर ये चलती है, कहाँ कहाँ पर काम आती है, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस हो गया, ठीक है, ऑटोमोबाइल रिपेयर हो गया। तो इट इज कस्टमर सेंट्रिक या फिर बोल लो जॉब स्पेसिफिक। और ध्यान रखना, जॉब कॉस्टिंग जनरली छोटी छोटी चीज़ों के लिए यूज होती है। ठीक है, छोटी चीज़ें, यानी कि अगर बड़ी चीज़ होगी तो फिर वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ टाइप ऑफ जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, कस्टम फर्नीचर बनाना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लैपटॉप भी अपना एक फर्नीचर वाले टेबल पे रखा हुआ है, लेकिन मेरे को टेबल चेंज करवानी है, तो मैं बोलूंगा उसे जाके कि भाई ऐसे ऐसे चाहिए मुझे, तो वो बनाएगा वैसे करके। तो कस्टमाइजेबल होता है जॉब कॉस्टिंग वाला सिनेरियो। तो ईच जॉब इज डिफरेंट, वर्क इज डन एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन। कॉस्ट जो हम असरटेन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वो हर एक जॉब के लिए करेंगे सेपरेटली। ईच जॉब हैज अ जॉब कॉस्ट शीट। डन। अब इसी का ही बेटर और बिगर वर्जन, बेटर तो नहीं बोलेंगे, बिगर वर्जन बोलेंगे, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। लार्ज स्केल जॉब कॉस्टिंग होती है ये। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का बेसिक सा एग्जांपल है जो आप कंस्ट्रक्शन वाले जो होता है चीज़ें, इंडस्ट्री, वहाँ पर ये जनरली यूज़ की जाती है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस, डैम्स, जो सालों साल तक चलते हैं, मोर देन 1 ईयर तक भी चला जा सकता है ये। ठीक है, तो पीरियड इज लॉन्ग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज यूज्ड व्हेन वर्क इज ह्यूज, और डिफरेंट साइट पे भी हो सकता है जनरली। ठीक है, ईच कॉन्ट्रैक्ट इज सेपरेटली आइडेंटिफिएबल, और हर एक कॉन्ट्रैक्ट अलग होगा, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर हर एक कॉन्ट्रैक्ट की अलग अलग कॉस्टिंग होती है। इजी, डन। नाउ द थिंग इज कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर पैसा कहाँ से आता है और कॉस्ट कितनी लगती है। पहले इसको समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कितनी पार्टी होती है। जनरली देयर आर 2 पार्टीज, कॉन्ट्रैक्टर और एक होता है हमारा कॉन्ट्रैक्टी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर यानी कि जो अंडरटेक करेगा वो कंस्ट्रक्शन वाला प्रोसेस, वो जो काम करेगा। कॉन्ट्रैक्टी होता है जनरली जो टेंडर देता है। ठीक है, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है ना, कोटेशन, टेंडर, प्राइस एस्टिमेशन, वो ये वाला सिनेरियो है। तो वो कौन करता है? जनरली कॉन्ट्रैक्टी करता है। एग्जाम्पल के तौर पे पीडब्ल्यूडी पता है तुम्हें, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट करके कुछ, तो वो निकालते हैं ना टेंडर कि भाई रोड बनाना है, यहाँ पे टाइलें लगानी है, रोड पे गमले लगाने हैं, वगैरह वगैरह। तो ये क्या बनता है? आपका टेंडर बनता है। तो गवर्नमेंट क्या होती है वहाँ पे?
कॉन्ट्रैक्टी होती है, और जो जनरली जो इस चीज को काम करते हैं वो जनरली क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। तो 2 पार्टीज आर अवेलेबल देयर। इनका रिवेन्यू कैसे डिसाइड होता है ये देख लो। रिवेन्यू इज जनरली वो वाला अमाउंट होता है जो एग्रीड होता है ऑन द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज बेसिकली द रिवेन्यू कॉन्ट्रैक्टर के लिए। ये बढ़ भी सकता है। कैसे बढ़ सकता है? ड्यू टू एस्केलेशन क्लॉज। इट इज इंपॉर्टेंट, तभी लिखा हुआ है ऐसे ब्लैक में। एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है कि अगर मार्केट में या फिर इकोनॉमी में कोई भी कारण की वजह से लेबर कॉस्ट इंक्रीज्ड है, मटेरियल कॉस्ट बढ़ी हुई है, उसकी वजह से जो रिवेन्यू होता है कॉन्ट्रैक्ट का वो इंक्रीज हो जाता है। तो एस्केलेशन क्लॉज वो था कि भाई मार्केट के चलते मटेरियल महंगा हो गया या फिर लेबर तुम्हें महंगी पड़ रही है तो फिर बढ़ा देंगे हम इसका। इंक्रीज इन दी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू ड्यू टू एक्स्ट्रा वर्क परफॉर्म्ड, जो कि एग्रीड नहीं हुआ था स्टार्टिंग के अंदर कि भाई ऐसे भी हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को वो चीज़ करनी पड़ी क्योंकि वो इसेंशियल थी। तो कॉन्ट्रैक्टर को और ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, भाई कॉन्ट्रैक्टी ने देगा वो, तो इंक्रीज हो जाएगा रिवेन्यू। इंसेंटिव अगर कोई देना चाहता है, कोई यानी कि कॉन्ट्रैक्टी देना चाहता है कॉन्ट्रैक्टर को कोई भी इंसेंटिव, तो वो, या फिर अब जरूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इंक्रीज हो, डिक्रीज भी हो सकता है ड्यू टू पेनल्टीज इम्पोज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टी, है ना। कोई घपला वपला कर दिया तो कॉन्ट्रैक्टी ने पेनल्टी लगा दी, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू डिक्लाइन भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। सो हियर इट इज इजी। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या होती है? जो जनरली डायरेक्ट कॉस्ट होती है, जो कॉन्ट्रैक्टर बेसिकली मटेरियल वगैरह चक के लेकर आता है, लेबर कॉस्ट ये सब, तो जो कंस्ट्रक्शन करने में लगती है वो डायरेक्ट कॉस्ट। और ऐसी कोई कॉस्ट जो कि इजीली एट्रीब्यूटेबल हो, यानी कि हम पता लगा सकते हैं कि हाँ ये वाली जो कॉस्ट हुई है ये कंस्ट्रक्शन के अंदर हुई है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हुई है, तो दैट इज अ एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। या फिर अदर कॉस्ट जो भी स्पेसिफाइड होगी, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना डन है। अब कुछ कुछ चीजें हैं, सर्टेन चीजें हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर कैसे ट्रीट किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको मेरे साथ साथ लिखना है आपको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मटेरियल का क्या करें सर, लिखते जाओ इसको। डायरेक्ट मटेरियल को कैसे ट्रीट किया जाता है अंडर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग? कुछ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे और इसकी डेबिट साइड में अपन लोग लिख देंगे डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, डन। फिर सिमिलरली स्टोर मटेरियल्स भी ऐसे रहेगा, डायरेक्ट मटेरियल्स भी ऐसा रहेगा, ठीक है। फिर एक होता है आपके पास मटेरियल्स रिटर्न्ड टू स्टोर्स, ये डिफरेंट है। मटेरियल्स रिटर्न्ड, जैसे फॉर एग्जांपल सीमेंट के कट्टे ले आए थे 20, 15 ही यूज हुए, तो 5 कट्टे वापस कर रहे हैं। मटेरियल्स रिटर्न टू द स्टोर। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इसका ट्रीटमेंट है क्रेडिट कर देंगे टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, क्रेडिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, डन। अब 2 चीज रहेगी आपकी, वही वेस्टेज वाली, नॉर्मल वेस्टेज या अब नॉर्मल वेस्टेज। तो नॉर्मल लिख देते हैं यहाँ पे, नॉर्मल लॉस, और एक होगा अब नॉर्मल लॉस। ये रट लो आप, इनका ऑलमोस्ट सेम ही है ट्रीटमेंट। तो नॉर्मल लॉस हमें पता था कि होना ही है, तो इसको क्या कर देंगे, वहां पे क्या होता था यूनिट कॉस्टिंग के अंदर कि यूनिट, गुड की जो यूनिट है वही अब्जॉर्ब कर लेती थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस नॉर्मली ड्यू टू नेचर ऑफ मटेरियल या फिर वर्क, नो सेपरेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है, नो सेपरेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, सेपरेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट के अंदर इसको इंक्लूड कर दिया जाता है जनरली। अब नॉर्मल लॉस में क्या होगा, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे टू P&L अकाउंट, ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट और क्रेडिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, दैट्स इट। ये आपको पढ़ने की जरूरत थी। वैसे तो इसके अंदर और भी हैं, लेकिन वो अभी के लिए हमें करने की जरूरत नहीं है। ओवरहेड का ट्रीटमेंट कैसा होगा, वो भी वही है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर डेबिट हो जाएगा, है ना। यही सारी चीजें हैं, बस ये करने की जरूरत नहीं है अपने को, बस डन। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी डन, कितना कर लिया, यूनिट कॉस्टिंग डन, जॉब कॉस्टिंग डन, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग डन। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर हाँ ये और चीज इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट कैसे निकलता है भाई, करते हैं इसको पहले अपन, पहले दोबारा से ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में क्या क्या चीजें यूज होती है। यूनिट कॉस्टिंग कहाँ यूज होती है,
ब्रिक इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, जहाँ पे यूनिट्स में आ रही है चीज़ें बनकर और एक होमोजीनियस प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, तो वहाँ पर यूज़ होती है। फिर उसके बाद जॉब कॉस्टिंग किया हमने, वो कहाँ यूज़ होती है? प्रिंटिंग प्रेस हो गया, ऑटोमोबाइल रिपेयर हो गया, कस्टम फर्नीचर हो गया, तो कस्टमाइजेशन वाली चीज़ों जगहों पर यूज़ होता है हमारा जॉब कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बिग मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ें, बड़ा कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ें, सॉरी, तो वहाँ पर इसे जनरली यूज़ किया जाता है। अब इसका प्रॉफिट कैसे निकलता है आइए समझते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद करनी है, ये फॉर्मूला है, ये आपको लर्न करना है, इसको उतार लो पहले तो। प्रॉफिट कैसे मिलता है? प्रॉफिट ट्रांसफर कैसे होता है? ट्रांसफर का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्टर को मिलेगा नॉशनल प्रॉफिट। नॉशनल प्रॉफिट क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है 10 लाख, वर्क जो सर्टिफाई हुआ है कि भाई आप ये 6 लाख का वर्क कर दो, 6 लाख रुपए तक का वर्क कर दो, 6 लाख का वर्क सर्टिफाई किसको हो गया? एक कॉन्ट्रैक्टर को हो गया, उसकी जो लागत आई है वो आई है 5 लाख रुपए। तो जो देखा जाए प्रॉफिट वो 1 लाख का प्रॉफिट है, इसे बोलेंगे नॉशनल प्रॉफिट। तो जो बेसिकली जो प्रॉफिट पीएनएल में जाएगा वो कितना होगा? वो इस फॉर्मूले से निकलेगा, इस फॉर्मूले से। तो नॉशनल प्रॉफिट हमने निकाल लिया, इनटू में कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव्ड कितना था? 80% ऑफ 6 लाख। 6 लाख वाज द वर्क विच वाज सर्टिफाइड कि भाई इतना वर्क करना है। तो इस 6 लाख में से या 6 लाख का 80% उन्होंने कैश में दे दिया। ये गिवन होगा, ये अपने को निकालना नहीं है, ये चीज़ तो गिवन होगी कैश रिसीव्ड वगैरह। और नॉशनल प्रॉफिट हम इजीली निकाल लेंगे, कॉस्ट जो इंकर हुई है और वर्क जो सर्टिफाई किया था उसमें से निकल जाएगा नॉशनल प्रॉफिट। फिर कैश रिसीव्ड 80% ऑफ 6 लाख जो कि है 4,80,000, ये निकल गया। तो इनटू करना है अपने को 4,80,000 जैसे यहाँ पे किया हुआ है, डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड कितना था? 6 लाख था, डिवाइड बाय 6 लाख, तो हमारे पास 80,000 आ गया। तो प्रॉफिट इज बेसिकली हो रहा है कितने का? 80,000 का, जब 6 लाख का आपको वर्क सर्टिफाइड हो, कॉस्ट इंकर्ड आपकी 5 लाख हो। ये फॉर्मूला है जो कि आपको लर्न करना है, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मूला है, तो मतलब इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते आने के, बट स्टिल इसके अलावा नहीं आ सकता कुछ तो, लेकिन ये तो आने के चांसेस होते हैं, तो कर लेना, ठीक है। ये 3 हमने डन कर लिया जस्ट अभी। तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट यहाँ पे आइडेंटिकल होता है, यहाँ पे कस्टमाइजेबल होता है, और यहाँ पे लार्ज स्केल है। यहाँ पे ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ड्यूरेशन ये शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, और ये हमारा लॉन्ग है। लेजर जनरली बनता है क्या? यूनिट वाले में अगर बनता है तो क्या कहलाता है? प्रोडक्शन अकाउंट कहलाता है, नहीं बनता है जनरली, ठीक है। तो नो सेपरेट लेजर एट ऑल। जॉब कॉस्टिंग में सेपरेट जॉब लेजर बनता है और सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता है कॉन्ट्रैक्ट में। प्रॉफिट रिकॉग्निशन आफ्टर सेल, सेल जब हो जाती है तो प्रॉफिट पता चल जाता है, और जॉब का आफ्टर जॉब कंप्लीशन। और कॉन्ट्रैक्ट में प्रोग्रेसिव इन नेचर रहता है क्योंकि लॉन्ग टर्म है वो कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल 5 साल का है तो आप हर साल कैलकुलेट करते रहते हैं, तो चलता रहता है, प्रोग्रेसिव इन नेचर है। डन। ये 3 थे जो हमने डन किए। अब 2 रहते हैं, वो भी बेसिक से ही होंगे, ज़्यादा डीप डाउन नहीं करवाऊंगा मैं, क्योंकि फिर दिमाग घूम जाएगा, बाकी पिछला भी भूल जाओगे, और अगर 1 मार्क्स के लिए इतना डीप डाउन जाओगे तो गलत है। जितना मैं अभी के लिए करवा रहा हूँ, आई होप सो कि वो हेल्प कर जाएगा आपको एग्जामिनेशन के लिए। अब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पिछली बार PYQ आया है, ठीक है। आपसे पूछा गया था कि भाई ये चीज़ है, तो बताओ कौन सी कॉस्टिंग का मेथड यूज होगा। तो हमने बोला कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का मेथड यूज होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज सर्विस कॉस्टिंग। तो जो चीज़ें या जो इंस्टीट्यूशन सर्विस प्रोवाइड करवा रही है वहाँ पे जनरली ऑपरेटिंग कॉस्टिंग लग जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल्स, वहाँ पे जो खर्चा है, लेट्स से जो हमारा बेड का खर्चा है, एक रूम का खर्चा है, तो वो पर डे के बेसिस पे होगा ना, तो वहां पे क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग लगेगी। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज यूज्ड इन सर्विस इंडस्ट्रीज। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस इज कैलकुलेटेड। सर्विस दी है, जैसे बेड दे दिया है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, उसके बाद डिस्चार्ज करते हैं तो 3 दिन का खर्चा आता है अपना, अपने को पता है, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है। तो होटल्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, ट्रांसपोर्ट कंपनीज हो गई, पावर कंपनीज हो गई, एयरलाइंस हो गई, तो यहाँ पे ये चीज़ यूज़ होती है। फॉर्मेट क्या है इसका? बहुत बेसिक सा फॉर्मेट है। देखो, जैसे अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो यहाँ पे स्टैंडिंग चार्जेस होंगे। आपकी ना ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है और आपने रखा हुआ है भाई ड्राइवर, तो ड्राइवर की सैलरी है, इंश्योरेंस है, अपने कार या फिर ट्रक वगैरह के परमिट है। फिर होगा मेंटेनेंस चार्जेस, ऑब्वियसली रिपेयर, टायर्स, ये सारी चीज़ें आपकी लगेंगी। फिर होती है रनिंग चार्जेस। तो स्टैंडिंग चार्जेस और रनिंग चार्जेस में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। जब वो खड़ा हुआ है भाई कुछ नहीं है,
चल नहीं रहा ट्रक, लेकिन महीने भर की सैलरी ड्राइवर तो लेगा ना, इंश्योरेंस तो तब भी जाएगा, उसका परमिट तो तब भी जाएगा। लेकिन अगर वो चलने लगा, फॉर एग्जांपल उसने एक महीने में 2-4 बार ऊपर नीचे किया है, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, तो रनिंग चार्जेस भी आएंगे, उसका फ्यूल भी आएगा, ऑयल भी आएगा, तो वो चार्जेस भी इंक्लूडेड हो जाते हैं। तो इन सभी को मिला के टोटल कॉस्ट बनती है, उसके बाद डिवाइड बाय टोटल इफेक्टिव यूनिट्स, और यहाँ पे निकल कर आ जाता है कॉस्ट पर यूनिट। इजी, डन। ये था आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। एग्जांपल ट्रांसपोर्ट कंपनी का ले लिया हमने, टोटल मंथली कॉस्ट 5 लाख है, टोटल किलोमीटर रन मतलब जो चला है वो 25,000 किलोमीटर चली है वो वाला ट्रक, लेट से कॉस्ट पर किलोमीटर कितनी है, 5 लाख डिवाइड बाय 25,000, तो आ गई आपकी 20 रुपए पर किलोमीटर की कॉस्ट। ठीक है, कभी कभार ना कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट भी हमें देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रूम डे, मतलब बेड डे बोल लो, या फिर रूम भी बोल सकते हो आप, जैसे कि अगर आपने रूम लिया है हॉस्पिटल के अंदर तो 3-4 दिन का खर्चा है, तो काइंड ऑफ वही है कि कॉम्पोजिट कॉस्ट वहाँ पे लगेगी। मतलब समझ नहीं आया, मुझे पता है आप लोगों को समझ नहीं आया और मैंने समझाया भी नहीं अच्छे से। कहने का क्या मतलब है, इससे समझो, पैसेंजर पर किलोमीटर, फॉर एग्जाम्पल 40 पैसेंजर है, 1000 किलोमीटर जाना है, तो 40 इंटू 1000 किलोमीटर, तो ये एक फिगर आ जाती है। इसको फिर अपन करते हैं यूज पर यूनिट की कॉस्ट निकालने के लिए, ये बोल रहा था मैं। ठीक है, तो कभी कभार कॉम्पोजिट कॉस्ट भी यहाँ पर आ जाएगी। तो जब कॉम्पोजिट कॉस्ट आए तो समझ लेना कि इट इज टॉकिंग अबाउट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। डन। प्रोसेस कॉस्टिंग में 2-4 चीजें ही लर्न करनी है पहले तो। कौन सी वो चीजें कि प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ कहाँ पर यूज होती है, जहाँ पे प्रोसेसेस हैं भाई, कोई चीज बन रही है प्रोसेस के थ्रू जा रही है, प्रोसेस 1 2 3 4, एक प्रोसेस का फाइनल आउटपुट बन जाता है, दूसरे का इनपुट, इसका आउटपुट बन जाएगा तीसरे का इनपुट। इजी, हर एक प्रोसेस की अलग से कॉस्टिंग होती है ना। इजी, डन। चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज्ड वेयर प्रोडक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और होमोजीनियस का हो रहा है, तो यूनिट कॉस्टिंग से हल्का फुल्का मिलता जुलता भी है ये। प्रोडक्ट पासिस थ्रू मल्टीपल प्रोसेसेस, कॉस्ट इज एक्यूमुलेटेड प्रोसेस वाइज, तो जहां पे प्रोसेस की बातें ज्यादा हो प्रोसेस कॉस्टिंग लगा देना भाई। अब इसके ट्रीटमेंट भी देखते हैं, नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस के, ये भी वही है। अगर नॉर्मल लॉस है तो गुड्स की यूनिट ही बोन करेगी, बियर करेगी। कॉस्ट इज बोन बाय गुड यूनिट्स ओनली, गुड यूनिट्स का मतलब है जो यूनिट्स आप बना रहे हो कमोडिटी की, वही बोन करेगी, बियर करेगी। अब नॉर्मल लॉस क्या है, वो कॉस्टिंग एंड पीएनएल पे चार्ज हो जाएगा। ये कभी कभार पूछ लेते, तभी मैंने यहाँ पे लिखवाया है। दैट्स इट। ये थी आपकी कॉस्टिंग की टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग की क्लास। एफिशिएंट वे में आई होप सो कि कवर हो गया है। पीवाईक्यूज भी हमने कवर करे हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे। ऑपरेटिंग से आया था, कॉस्ट शीट से आया था, उसके बाद यूनिट कॉस्टिंग से आए हुए हैं, तो ये हमने डन कर लिया। वेस्टेज वगैरह से भी आ जाते हैं और कभी कभार छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं कि भाई कॉस्ट निकालो, प्राइम कॉस्ट निकालो, तो भाई निकाल लेंगे ना इजीली जब आपको फॉर्मेट पता होगा। ठीक है, दैट्स इट। इसकी जो पीडीएफ है कहाँ मिलेगी आपको, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना और वहाँ पे एक प्राइवेट ग्रुप होगा जिसका एक मिनिमम चार्ज होता है, वो यूज करके मतलब उसके अंदर एंट्री लेकर यू कैन अवेल दिस पर्टिकुलर पीडीएफ ऑल्सो। दैट्स इट। अगर प्रैक्टिस क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो मेक श्योर करना कि प्रैक्टिस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करो, इट विल एनहांस योर प्रिपरेशन। अदरवाइज देयर इज ऑल्सो अनदर थिंग, यानी कि आप पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, एमसीक्यूज वगैरह ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, नीचे दिया गया नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लेना, या फिर व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल वगैरह ज्वाइन करके यू कैन अवेल दैट पर्टिकुलर थिंग। थैंक यू सो मच, लाइक द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।